अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं इधर आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फ़ेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के मुतल्लिक बात करेंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। देखिए, मर्दों के अंदर जो मसाना है उसके आगे एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। इसको उर्फ़ आम में गदूद भी कहा जाता है। और जैसे जैसे मर्दों की जो उम्र है वो बढ़ती चली जाती है तो इस ग्लैंड के साइज़ में भी इजाफ़ा होता चला जाता है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो देखें, जो मेंस के अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उनको एक फ्लूइड मीडियम चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल और बेनिफिट के लिए, और वो जब इनके साथ मिलता है जो ग्लैंड है ये सीमन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जैसे जैसे एज में इजाफ़ा होता चला जाता है तो इस ग्लैंड के साइज़ में भी इजाफ़ा होता है। और आफ्टर द एज ऑफ 50 ये जो इनलार्जमेंट है ये नोटिसेबल होती है। इसके बढ़ने की ये कोई अकलौती वजह नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की सूरत में भी इसका जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो जो इनलार्जमेंट होती है वो क्वाइट सिग्निफिकेंट होती है। जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है तो मरीज़ को पेशाब करने में दिक्कत महसूस होती है। मरीज़ को बार बार पेशाब करना पड़ता है। रात को नींद से उठ के बार बार उसको जो पेशाब करने की हाजत रहती है। पेशाब मुकम्मल तौर पर मसाने से खाली नहीं होता और उसकी जो स्ट्रीम है वो काफ़ी वीक हो जाती है। और मरीज़ दौरान सफ़र या प्रोलॉन्ग अगर वर्किंग आवर्स में उसको जो पेशाब का प्रॉब्लम है वो रहता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिंपल इनलार्जमेंट है, दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 ये जो ग्लैंड है इसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में इस तरह नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर में ये जो ग्लैंड है ये सख्त हो जाता है और जिसकी वजह से जो पेशाब की जो रुकावट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से, मेल्स के अंदर से जो यूरीथ्रा वो पाइप होता है जिससे जो यूरिन है वो हम बॉडी से एक्सपेल करते हैं। तो जैसे ही इस ग्लैंड के साइज़ में इजाफा होता है तो वो जो यूरीथ्रा है वो नैरो होता चला जाता है, उस पर दबाव बनता चला जाता है, जिसकी वजह से जो पेशाब की धार है वो कमज़ोर हो जाती है। मतलब इट बिहेव्स लाइक का बॉटल नेक, तो जिसकी वजह से जो मरीज़ है उसको पेशाब की दिक्कत रहती है। जब आगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो मसाना मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता, इस वजह से मरीज़ को मुस्तकिल तौर पर हाजत रहती है कि वो पेशाब करे। देखिए, प्रोस्टेट की जो ये बीमारी है इसकी तशख़ीस बड़ी आसान है। सबसे पहले तो मरीज़ को किसी भी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए, उसको अपनी हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए। इसके बाद जो यूरोलॉजिस्ट है वो उसका एग्जामिनेशन करेगा, जिसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है, जिसको आप आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको समझाऊं, जो यूरोलॉजिस्ट है वो पखाने के ज़रिए जो मर्दाना गदूद है उसका मुआयना करता है। ये एक बड़े ज़रर किस्म का मुआयना होता है जिससे काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फिजिशियन को मिल सकती है कि आया ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट है ये बिनाइन इसकी कोई रीज़न है या इसके अंदर कोई मैलिग्नेंसी या किसी कैंसर या रसोली का सस्पिशन है। इसके अलावा मरीज़ एक अल्ट्रासाउंड करवा सकता है और अल्ट्रासाउंड दो तरह के होते हैं। एक अल्ट्रासाउंड पेशाब करने से पहले और फिर पेशाब करने के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसमें हम जो चीज़ देखते हैं, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ का जो असेसमेंट है वो हो जाता है, और सेकंड जो मसाने की कैपेबिलिटी है यूरिन को एक्सपेल आउट करने की उसका भी अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ किस हद तक जो यूरिन है उसको रिटेन कर रहा है। मोर ओवर अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर का भी क्योंकि सस्पिशन रहता है, कुछ फैमिलीज़ में या कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर के होने का अंदेशा ज़्यादा होता है, तो ऐसे मरीज़ों को ले के सीरम PSA एक टेस्ट है जो कि ब्लड से किया जाता है, इसको भी करवाया जाता है। और आजकल एक नया जो टेस्ट है यूरोफ्लोमेट्री, आजकल हर यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में और हर जगह पे इजीली अवेलेबल है, हर छोटे बड़े शहर में, जिसके अंदर पेशाब की जो रफ्तार है उसका जो है मुआयना किया जाता है और इससे भी काफ़ी हद तक आगाही हो जाती है कि मरीज़ की जो बीमारी है वो किस हद तक है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अब अगर हम फर्स्ट फेज़ में बात करें तो मरीज़ अगर अर्ली रिपोर्ट करें डॉक्टर के पास तो जो मर्ज़ है उसकी नोयत काफ़ी
जो है माइल्ड किस्म की होती है। तो इसमें अगर हम सिर्फ मरीज़ को अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के लिए कहें, यानी कि वो जो पानी का इस्तेमाल है उसको वक्फे से करे, रात सोने से पहले 2 घंटे पहले पानी का इस्तेमाल तर्क कर दे और रात को सोने से पहले मुकम्मल तौर पर अपना मसाना खाली करके सोए, तो काफ़ी हद तक इस बीमारी में फ़ाका हो जाता है। और उसके साथ कुछ अद्वियात होती है जिनको अल्फ़ा ब्लॉकर्स कहा जाता है, उसका इस्तेमाल भी हम करवाते हैं, जिससे जो मरीज़ है वो काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका जो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हर मरीज़ जिसका प्रोस्टेट बड़ा हुआ है उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुछ लोगों का प्रोस्टेट साइज़ तो नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हें पेशाब की हाजत और तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट का काम है, वो सारी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, टेस्ट के बाद ये फ़ैसला करेगा तो क्या आपको अद्वियात की ज़रूरत है या किसी किस्म के मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर ऑपरेशन की ज़रूरत है। फ़र्स्ट फेज़ में जो हम इलाज करते हैं मरीज़ों का, वो अद्वियात के साथ ही करते हैं और उसके साथ थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जो हमने पहले जिक्र किया जिन बातों का। मोस्टली अल्फ़ा ब्लॉकर्स दी जाती है, इनके साथ थोड़ा सा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट जो है वो होता है, जिसकी वजह से मरीज़ अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हम अगर उठते बैठते हमें चक्कर आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात मरीज़ का जो मैदे के जो मरीज़ होते हैं ख़ास तौर पर, उनको भी इन अद्वियात के जो असरात हैं वो महसूस होते हैं। देखिए आजकल मार्केट में प्रोस्टेट ग्लैंड के ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें बाइपोलर TURP, सिंपल TURP, इसके अलावा लेज़र प्रोस्टेक्टमी और आजकल एक न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसको रिज्यूम कहते हैं, ये अवेलेबल है। ये काम एक मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट का है कि कौन से तरीक़ा इलाज जो है वो एडवाइस करे वो पेशेंट्स को। देखिए फ़र्स्ट फेज़ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मर्ज़ की तशख़ीस होना, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ क्या है, उसकी सिम्टम्स कितनी है, मरीज़ किस हद तक कौन से प्रोसीजर के लिए फ़िट है। देखिए बाज़ दफ़ा मरीज़ किसी एक प्रोसीजर के लिए फ़िट नहीं होता तो हम उसको दूसरा प्रोसीजर जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो इसमें जो टेक होम मैसेज है पेशेंट्स के लिए वो ये है कि आपको यूरोलॉजिस्ट या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दोनों मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि क्या ये मरीज़ TURP या बाइपोलर TURP के लिए फ़िट है। अगर मिसाल के तौर पे ये फ़िट ऑप्शंस नहीं है मरीज़ के लिए, तो फिर सेकंड स्टेज पे यस उनको रिज्यूम जैसा जो ऑप्शन है, मिनिमल इन्वेसिव है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि प्रोस्टेट का जब भी ऑपरेट किया जाता है तो ये तकलीफ़ को कम करने के लिए होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए होता है। इसमें कोई ऐसा परसेंटेज आप अवार्ड नहीं कर सकते हैं। देखें ये फर्स्ट वर्ल्ड से ये जो ऑपरेशन है इनकी सेफ्टी जो है वो एविडेंट हुई और फिर ये देखें हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये ऑपरेशन रूटीन में हो रहे हैं। इन सारे प्रोसीजर्स की एफिकेसी तो देखिए अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दें कि जी ये प्रोसीजर मरीज़ के लिए 100% है, ये नहीं दी जा सकती। लेकिन यस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है, उसको डिज़ीज़ प्रोसेस को जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो हम इस तनाजुर में जो इन सारे ऑप्शंस को जो है ना वो देखते हैं। देखिए ये प्रोसीजर दोनों अगर इनका हम देखें तो एक ही तरह के प्रोसीजर है, लेकिन जो बाइपोलर TURP है इसमें एक जो न्यू फ्रेश टेक्नोलॉजी है जिसको बाइपोलर प्लाज्मा रिसेक्शन सिस्टम कहते हैं, उसके तहत ये ऑपरेशन किया जाता है। इसमें जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें TURP सिंड्रोम ना होने के बराबर है। इसके अलावा ब्लीडिंग भी पेशेंट्स में कम होती है और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनका प्रोस्टेट साइज़ काफ़ी बड़ा है, यानी कि उनका प्रोस्टेट 80 ग्राम से बड़ा है, तो ऐसे मरीज़ों को लेके जो बाइपोलर TURP है इट्स अ सेफ़ ऑप्शन। देखें जो बाइपोलर TURP जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये पेशेंट्स के लिए काफ़ी सेफ़ ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड की रिसेक्शन की जाती है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन होती है। जबकि हम अगर रिज्यूम की बात करें तो एक मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसके अंदर हम एक स्मार्ट सी स्कोप है, एक थिन सी स्कोप होती है जिसके अंदर एक नीडल इंसर्ट होती है। ये यूरेथ्रा के अंदर जाके प्रोस्टेट ग्लैंड में जो स्टीम है उसको जो है इंसर्ट करती है और फिर जो प्रोस्टेट सेल्स हैं उनकी डेथ होती है। सो इसकी इफ़ादत ये है कि ये ऐसे पेशेंट जो कि फ्राइल हेल्थ के हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या खून पतला करने की अद्वियात वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है को बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोसीजर बड़ा कारआमद है। और इसके अलावा वो मरीज़ जो कि अपनी सेक्सुअल हेल्थ को ले के थोड़े से कंसर्न है,
और वो यंग एज में इन सिम्टम्स का शिकार है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी जो रिज्यूम है इट्स वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा देखें, एक जो कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कितनी देर तक आपने पेशेंट को कैथेटराइज रखना है। देखें, ये भी जो इसका एक कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पर जो सिंपल TURP है, इसमें हम 48 आवर्स के बाद जो फोलिस कैथीटर है वो निकाल देते हैं, और बाइपोलर TURP में भी आलमोस्ट यही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। लेकिन जो रिज्यूम है इसके अंदर डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपने प्रोसीजर किया, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ क्या था, कितने इंजेक्शंस आपने जो है पेशेंट्स को दिए, तो उस हवाले से जो तयन किया जाता है कि फोलिस कैथीटर कितने दिन तक रखा जाएगा। और जो लेज़र प्रोस्टेक्टमी हम करते हैं उसमें 3 to 5 डेज़ के लिए जो फोलिस कैथीटर है वो पेशेंट्स में रिटेन किया जाता है। जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले वो मरीज़ जिनको स्वेयर किस्म के सिम्टम्स हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो शदीद तरीन तौर पे मुतासर हुई भी है और अद्वियात से उनको फाका नहीं हो रहा, तो ऐसे मरीज़ों को जो प्रोस्टेट जो सर्जरी है इसकी तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा वो मरीज़ जो कि पेशाब में जिनके खून आ रहा है या मिसाने के अंदर कोई पथरी बन रही है और मरीज़ को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सर्जरी है उसका जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। बाज़ लोग जो है ज़ोर लगा रहे होते हैं पेशाब करने के लिए, जिसकी वजह से उनको हर्नियास डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को भी प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी का जो ऑप्शन है उसकी तरफ मूव करना चाहिए। देखिए, इन एक्सपर्ट्स हैंड तो अगर हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वो ना होने के बराबर है, लेकिन बाज़ औक़ात मरीज़ को जो फोलिस कैथीटर है उसका जो पीरियड है उसको प्रोलॉन्ग करना पड़ता है। मरीज़ को जो क्लॉट्स हैं यूरिन में वो आ सकते हैं, मरीज़ को इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर रह सकता है। इसके अलावा जब हम मरीज़ को ट्रायल विदाउट कैथीटर देते हैं तो बाज़ दफ़ा उनको ये इस तरह के जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है कि उनको पेशाब करने में दिक्कत रहती है 3 से 4 दिन। तो जो माइनर कॉम्प्लिकेशन है वो ही मोस्टली होती है। इन एक्सपर्ट्स एंड कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन की एसोसिएशन इन प्रोसीजर्स के साथ नहीं है। जनरली हम मरीज़ की सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनका डिज़ीज़ उसको लेबल करते हैं कि किस नोयत की बीमारी मरीज़ को है, उसके बाद उनकी जनरल प्रोफाइल जो जिसको बेस्ड इन इन्वेस्टिगेशंस कहा जाता है वो करवाई जाती हैं। और अगर हम महसूस करें कि मरीज़ को कोई कार्डिक प्रॉब्लम है या कोई उसको सांस का मसला है तो उस सूरत में हम फिर कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी लेते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है वो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का भी मरीज़ को मुआयना करना ज़रूरी है कि क्या मरीज़ प्रोसीजर के लिए फ़िट है या नहीं। आफ्टर द सेफ्टी प्रोफाइल जब हम इंश्योर कर लेते हैं कि ये प्रोसीजर मरीज़ के लिए सेफ़ है तो हम मरीज़ को 6 घंटे का खाना पीना जो है वो बंद करते हैं और ऑपरेशन से जस्ट 1 से 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में उसका एडमिशन करते हैं। और ऑपरेशन के बाद जो कि जनरली इट डिपेंड्स कि कौन सा प्रोसीजर आप कर रहे हैं, तकरीबन ये 30 मिनट से ले के 1 घंटे तक की सर्जरी हो सकती है। उसके बाद मरीज़ को रिकवरी पीरियड में रखा जाता है 2 से 3 घंटे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 1 दिन में ही मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं।